नमस्कार। कभी कभी एक ऐसी खांसी होती है जो मामूली नहीं लगती या फिर सांस लेने में अचानक से तकलीफ होने लगती है। ये अस्थमा के संकेत हो सकते हैं। तो आज हम इसी आम लेकिन अक्सर गलत समझी जाने वाली बीमारी अस्थमा के हर पहलू को बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। चलिए कुछ बहुत ही आम अनुभवों से बात शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि सांस पूरी नहीं आ रही और ये तकलीफ अगर बार बार लौट कर आए तो ये एक बहुत ही सामान्य लेकिन गौर करने वाला संकेत हो सकती है। और इसके साथ एक और चीज, एक और खास लक्षण जिस पर ध्यान देना चाहिए। क्या सांस लेते या छोड़ते समय सीने से कभी सीटी जैसी हल्की सी आवाज आती है? और हाँ, एक और बात, खासकर रात में या सुबह सुबह खांसी का एकदम से बढ़ जाना और साथ में सीने में भारीपन या जकड़न महसूस होना, अगर ये सारे लक्षण किसी को हो रहे हैं तो हो सकता है कि ये सिर्फ एक मामूली खांसी ना हो। तो आज की हमारी चर्चा में हम इन्हीं सब पहलुओं पर गौर करेंगे। हम जानेंगे कि ये साधारण खांसी है या अस्थमा, समझेंगे कि अस्थमा आखिर है क्या, देखेंगे कि ये दूसरी सांस की बीमारियों से अलग कैसे है, इसके एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों तरह के इलाज को जानेंगे और आखिर में इसे कंट्रोल में रखने के लिए सबसे ज़रूरी टिप्स क्या हैं वो भी समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, ये साधारण खांसी है या अस्थमा? जैसा कि हमने शुरू में बात की, अगर वो सारे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो ये दमा यानी अस्थमा की तरफ इशारा हो सकता है। तो फिर ये अस्थमा है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये कोई आम सर्दी जुकाम नहीं है। ये सांस से जुड़ी एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है जिसे हम क्रॉनिक डिजीज भी कहते हैं। अस्थमा को समझने के लिए ना बस 3 बातें याद रखनी है। पहली, फेफड़ों तक हवा ले जाने वाली जो नलियां होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। दूसरी, इसी सूजन की वजह से ये नलियां सिकुड़कर पतली हो जाती हैं, मतलब संकरी हो जाती हैं। और तीसरी, इनमें नॉर्मल से ज़्यादा बलगम बनने लगता है जो रास्ते को और भी ज़्यादा ब्लॉक कर देता है। तो ये पूरी प्रोसेस बहुत सीधी है। सबसे पहले सूजन से नलियां संकरी हुई और फिर उसमें ज़्यादा बलगम बन गया। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं तो हवा का रास्ता रुकने लगता है और बस वहीं से अस्थमा के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। और इन 3 बदलावों का नतीजा क्या होता है? वही 4 मुख्य लक्षण जिनकी हमने शुरू में बात की थी। हवा का रास्ता संकरा होने की वजह से सांस फूलना और सीटी जैसी आवाज आना, और सूजन और बलगम की वजह से बार बार खांसी और सीने में जकड़न होना। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात साफ कर लेनी चाहिए, अस्थमा कोई एक छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये एक से दूसरे को नहीं फैलती। हाँ, ये एक क्रॉनिक कंडीशन ज़रूर है, जिसका मतलब है कि इसके लक्षण बार बार वापस आ सकते हैं। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। अस्थमा और दूसरी बीमारियों में क्या फ़र्क है? देखिए, अस्थमा के लक्षण ना कई दूसरी सांस की बीमारियों जैसे ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसलिए सही समस्या को पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये टेबल इन बीमारियों के बीच का फ़र्क बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, अस्थमा में लक्षण आते जाते रहते हैं और अक्सर धूल या धुएं जैसे ट्रिगर से बढ़ जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे सही इलाज से पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रोंकाइटिस अक्सर किसी इन्फेक्शन के बाद होता है और इलाज के बाद ठीक हो जाता है। और सीओपीडी, जो ज़्यादातर स्मोकिंग से जुड़ा है, इसमें सांस की तकलीफ लगातार बनी रहती है और ये पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता। तो इससे साफ है कि सही पहचान कितनी ज़रूरी है। अच्छा, तो अब जब हम अस्थमा को पहचान चुके हैं तो चलिए इसके इलाज की बात करते हैं। एलोपैथी में इलाज के 2 मेन टारगेट होते हैं। पहला, लक्षणों से फौरन राहत देना, और दूसरा, बीमारी को लंबे समय तक कंट्रोल में रखना। एलोपैथी में ना मोटे तौर पर 2 तरह की दवाएं होती हैं। एक को कहते हैं रिलीवर इनहेलर, जैसे कि साल्बिटामॉल। ये बिल्कुल फायर ब्रिगेड की तरह काम करते हैं। जब भी अटैक आए, ये तुरंत सांस की नलियों को खोलकर राहत देते हैं। इन्हें बस ज़रूरत पड़ने पर ही लेना होता है। और दूसरी होती हैं कंट्रोलर दवाएं, जैसे इनहेल्ड स्टीरॉइड्स। ये रोज़ लेनी होती हैं। ये बीमारी की जड़ पर काम करती हैं, मतलब सूजन को ही कम कर देती हैं ताकि अटैक आए ही नहीं। इनके अलावा भी कुछ और दवाएं हैं, जैसे अगर अस्थमा एलर्जी की वजह से है तो मॉन्टेलुकास्ट जैसी दवा दी जा सकती है। और बच्चों के इलाज के लिए अक्सर सैल्बुटामॉल नेबुलाइजेशन और बहुत ही कम डोज वाले स्टेरॉयड इनहेलर इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, इनहेलर्स पूरी तरह से सेफ होते हैं और इनकी आदत बिल्कुल नहीं लगती। ये एक बहुत बड़ा मिथक है जो लोगों में फैला हुआ है। सच तो ये है कि ये दवा को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाने का सबसे असरदार और सबसे सुरक्षित तरीका है।
एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद में भी अस्थमा का इलाज मौजूद है। आयुर्वेद इस बीमारी को कफ और वात दोष के बिगड़ने से जोड़कर देखता है और इलाज का मकसद इसी बिगड़े हुए संतुलन को वापस ठीक करना होता है। आयुर्वेद में कई तरह के हर्बल फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से कुछ बहुत प्रचलित औषधियां हैं, जैसे सितोपलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, वासावलेह, कंठकारी अवलेह और त्रिकटु चूर्ण। दवाओं के साथ साथ कुछ सहायक उपाय भी बहुत फायदेमंद होते हैं, जैसे कि गर्म पानी की भाप लेना और अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे प्राणायाम करना। ये फेफड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बेहद ज़रूरी है, चाहे इलाज एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक, कोई भी दवा हमेशा किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। अस्थमा को अच्छी तरह मैनेज करने के लिए अपनी रोज की जिंदगी में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे जरूरी है कि डॉक्टर के बताए अनुसार नियमित रूप से इन्हेलर लिया जाए। धूल धुएं जैसे जो भी ट्रिगर्स हैं उनसे बचा जाए, और जो रिलीवर इन्हेलर है वो हमेशा पास रखा जाए। और क्या बिल्कुल नहीं करना है, बिना डॉक्टर से पूछे दवा कभी बंद ना करें, धूम्रपान से तो बिल्कुल दूर रहें और खुद से कोई भी स्टेरॉयड दवा कभी ना लें। और आखिर में एक जरूरी चेतावनी, ये सारी जानकारी सिर्फ जागरूकता बढ़ाने के लिए है। किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम या इलाज के लिए हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही और सुरक्षित कदम है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ती है, हम सब अपनी सांसों को कितनी अहमियत देते हैं। सांसों का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि सांस है तो जीवन है। ध्यान देने के लिए शुक्रिया।